Very good morning to all the students. Once again we are coming to introduce a new topic and new type of the questions related to the class 12th accountancy. As you know very well, in the last few videos of class 12th accountancy we discussed lots of the practical as well as the theoretical concepts related to the last chapter of class 12th accountancy, that is in cash flow statement based on AS3 revised. In this chapter we discussed how we will prepare the cash flow statement, and in the last few videos we already discussed and questions solved related to the cash flow from operating activity, cash flow from investing activity, cash flow from financing activity. So without getting delay, let's start today's session. Today's session is specifically related to the preparation of the cash flow statement and how we will prepare the cash flow statement as per AS3 revised. So please see it very carefully. Whenever in the question is asking to prepare, जब भी क्वेश्चन में ये आपसे पूछ रहे कि you have to prepare the cash flow statement as per AS3 revised, so first of all we write down the heading that is in cash flow statement. उस कंपनी का नाम जिस कंपनी का हम बना रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ X लिमिटेड, Y लिमिटेड, Z लिमिटेड, एंड देयर आफ्टर we write down the AS3 revised, because you know very well cash flow statement is prepared as per the AS3 revised, and thereafter we have to find out the column. We have to create a column. There are 4 columns: particulars, details and amount. Okay, in the particulars column and in the cash flow statement, first of all we have to find out the cash flow from operating activity. First of all we have to find out the cash flow from operating activity. सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड आउट करते हैं, जैसे हम लोगों ने फाइंड आउट किया, क्योंकि बेसिकली हम लोगों ने सेपरेटली ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कैसे निकालना है ये हम लोगों ने सीख लिया है अप टू द क्वेश्चन नंबर 30. फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 30 हम यही सीखे हैं कि हम कैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड आउट करेंगे, कैसे इन्वेस्टिंग फाइंड आउट करेंगे और कैसे फाइनेंसिंग फाइंड आउट करेंगे. सो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड आउट करते हैं, फिर फाइंड आउट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फाइंड आउट करेंगे, एंड नंबर 3 हम लोग फाइंड आउट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सो जब हम लोगों ने तीनों एक्टिविटी फाइंड आउट कर ली बाय द डिफरेंट मेथड, यू नो वेरी वेल, ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने का अलग तरीका, अलग परसेप्शन है, इन्वेस्टिंग का अलग तरीका है, फाइनेंसिंग का अलग तरीका है. तो सुटेबल मेथड लगाने के बाद, प्रोसेस को फॉलो अप करने के बाद, देयर आफ्टर टोटल, तीनों को टोटल करें, और तीनों का जो टोटल आएगा या तो प्लस में आएगा या तो माइनस में आएगा. तो अगर प्लस में आएगा तो लिखेंगे नेट इंक्रीज, और अगर माइनस में आता है इनका टोटल तो उनको बोला जाता है नेट डिक्रीज. तो अगर तीनों का टोटल प्लस में आया तो लिखेंगे नेट इंक्रीज, माइनस में आएगा तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. सो अगर तीनों का सम पॉजिटिव में आता है तो उसे हम नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की कैटेगरी में रखेंगे, और अगर माइनस में आता है तो हम लिखेंगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की कैटेगरी में रखा जाएगा. एंड आफ्टर दैट वी विल ऐड इट इन इट, ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग. यानी शुरुआत का जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, करंट इन्वेस्टमेंट, चेक्स एंड
ड्राफ्ट्स इन हैंड, सबका टोटल जो है उसको हम ऐड करेंगे. सो वी विल फाइंड आउट दी बैलेंस ऑफ अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट पेड. सो अभी तक हम लोगों ने जो फॉर्मेट फॉलो किया है, अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें फॉलो की हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखा है, तो अभी तक हम लोगों ने हर एक्टिविटी को अलग अलग फाइंड आउट करने का तरीका अडॉप्ट किया. कैसे हम ऑपरेटिंग साइड से निकालेंगे, कैसे इन्वेस्टिंग से निकालेंगे, कैसे फाइनेंसिंग. अब कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है. कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या करना है, हमें तीनों एक्टिविटी का सम करना है. तीनों एक्टिविटी का सम करने के बाद हमें अदर चीजें भी करनी है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट होती है. सो तब जाकर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट होता है. पहले आप तीनों एक्टिविटी को वन बाय वन सॉल्व करिए अंडर अ वन स्टेटमेंट. एक स्टेटमेंट के अंदर आपको सॉल्व करना है, एक स्टेटमेंट के अंदर. ये बात ध्यान रखिएगा. ऐसा नहीं है कि ये बात हमेशा देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऑपरेटिंग अलग जगह निकाल रहे हैं, फाइनेंसिंग अलग जगह निकाल रहे हैं, इन्वेस्टिंग अलग जगह निकाल रहे हैं. सीक्वेंस विल बी सेम और अंडर द वन फॉर्मेट, एक फॉर्मेट में ही आपको सारी चीजें क्या करनी है, सॉल्व करनी है और फाइंड आउट करनी है. ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है while solving the and preparing the cash flow statement, and it is a very important part of the cash flow statement. So अब मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए we will move to the numerical part of the cash flow statement, that is in question number 31. Question number 31 says that, please see it very carefully, following are the balance sheet of Crestek Limited as at 31st March 2018 and 2017. 2 year की balance sheet given है, 2017 and 18. And you can see that lots of the information are given like a share capital, reserve and surplus, profit and loss, long-term borrowing, trade payables, fixed tangible assets, current assets, inventories, trade receivable, cash and cash equivalents. So there are a lots of the information are given. Okay, so let's we solve the questions with the help of the. So the additional information are given. Prepare cash flow statement after taking into account the following adjustment. Number 1, the company paid interest 36,000 on its long-term borrowing. Number 2, depreciation charge on tangible fixed assets was rupees 1,20,000. So you have to prepare the cash flow statement. Let's discuss about it. The cash flow statement are prepared as follows with the help of this question. First of all, we have to find out the operating, thereafter we have to find out the investing, and last we have to find out the financing activity. And you have to listen carefully कि तीनों एक्टिविटी फाइंड आउट करने के बाद एक ही जगह आपको फाइंड आउट करना है, उसके बाद उसको सम करना है. ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से. सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन द कैश फ्लो स्टेटमेंट. Okay, cash flow statement of which company? Of Crestek Limited. Short format of K Limited. Okay, and now this is the format, particulars, detail and amount. Okay, so first of all the particulars will be a, first of all we have to find out the cash flow from financing activity. क्या फाइंड आउट करेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सॉरी फॉर दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट दी नेट प्रॉफिट
ड्यूरिंग द ईयर या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। सो इस क्वेश्चन में कहीं भी कुछ भी क्वेश्चंस अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चंस में कहीं भी आपको नेट प्रॉफिट के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। क्वेश्चंस में कहीं भी नेट प्रॉफिट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, सो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, इन दिस सिचुएशन हम सबसे पहले नेट प्रॉफिट निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन जो कि रिजर्व एंड सरप्लस में गिवन है। बिगिनिंग में आपका रिजर्व एंड सरप्लस था 4 लाख और एट द एंड ऑफ द ईयर आपका रिजर्व एंड सरप्लस हो गया 3,50,000 अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चंस में देखिए रिजर्व एंड सरप्लस जो था लास्ट ईयर था आपका 350, करेंट ईयर 4 लाख, करेंट ईयर आपका हो गया 350, तो ड्यूरिंग द ईयर आपको लॉस हो गया। इट इज नॉट अ प्रॉफिट, इट इज अ लॉस। कितना लॉस हो गया, 50,000। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करेंगे। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऐड द डेप्रिशिएशन which are given the adjustment number 2 1,20,000 and number second is interest paid. Interest paid is rupees 36,000. So दोनों वैल्यू ऐड किए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा डिविडेंड मिलेगा, लीव इट। एंड नाउ इट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट before working capital changes. This is the full form. Operating profit before working capital changes will be a it will be a 156 in 1,06,000. Okay. Now next will be a current liabilities and current assets adjustments. Current liabilities will be trade payables and you can see that आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया है कि करंट एसेट्स बढ़ेगा तो ऐड, करंट लाइबिलिटी बढ़ेगा तो ऐड, घटेगा तो माइनस। सिमिलर जैसा रहेगा वैसा इनफॉर्म बिहेव करेंगे। लेकिन अगर करंट एसेट्स बढ़ता है तो माइनस, घटता है तो प्लस, अपोजिट बिहेवियर करते हैं। सो ट्रेड पेबल फॉर द लास्ट ईयर इज 50,000 एंड फॉर द करंट ईयर इज 60,000। सो ट्रेड पेबल बढ़ रहा है तो उसको प्लस करें because there is an increase in trade payable and inventories last year 1 lakh, current year 2 lakh, so difference will be a 1 lakh। बढ़ रहा है तो क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। ओके, नाउ यहां पे भी हम लोग वैसे ही फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। सपोज दिस इज माय सेकंड पेज, ये मेरा आपका सेकंड पेज है। माई बाउंड्री लाइन, क्योंकि अभी हमें बहुत सारी एक्टिविटी बनानी है, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। ऐसा नहीं सिर्फ यहीं पे दुनिया खत्म हो जाएगी, अभी आपको फाइनेंसिंग बनाना है, इन्वेस्टिंग बनाना है, तो एक पेज पे संभव नहीं होता है। अगर आप एग्जाम में भी करेंगे तो एक पेज पे पॉसिबल नहीं है। सो इन्वेंट्रीज यहाँ से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे इन्वेंट्रीज के बाद अगर आप देखें ये फॉर्मेट वही है, इसको बंद नहीं करते, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ पर्टिकुलर्स, डिटेल एंड ओके। नाउ इन्वेंट्रीज के बाद अब आप देखेंगे करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल, एंड ट्रेड रिसीवेबल में अगर आप देख रहे होंगे तो यू कैन सी दैट इज द वैल्यू इज ट्रेड रिसीवेबल इज 2,30,000 and the current year is 3,10,000. So trade receivable will be trade receivable previous is 230, whereas for the current year is 310. So the difference is 80,000. And it will be increases, तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 80,000 will be deducted. और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, while we preparing the cash flow statement, जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो वहाँ आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात ये है कि उस टाइम, उस सिचुएशन में कैश इन कैश इक्विवेलेंट को हम करंट एसेट्स का पार्ट नहीं मानते।
और करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट को नहीं मानते। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, प्रीवियस ईयर का भी दिया, करंट ईयर का दिया, इसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे कि वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अब ये जो वैल्यू आएगी ये हमारा आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश जनरेट हुआ वो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी आर मूविंग टू द सॉल्यूशन पार्ट। यू कैन सी दैट 1,66,000 plus is 10,000. So 1,16,000 is a positive balance and negative balance 1,80,000. So अगर difference निकालें तो it will be 64,000 in minus. So it is called 64,000 in minus. Okay? और इसमें से हम लोग क्या माइनस करते हैं, इनकम टैक्स पेड। और इस क्वेश्चन में कोई भी इनकम टैक्स पेड नहीं है, यही आपका आंसर हो गया। माइनस में इसको बोलेंगे कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दिस इज कॉल्ड कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस 64,000। ये आपका आंसर आ गया इनकम। आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट पार्ट, लेट्स वी मूव टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज एन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फाइंड आउट करेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जब भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे या उसका आंसर सॉल्यूशन निकालेंगे, सो यू कैन सी दैट वेरी केयरफुली। क्या भाई हम लोगों ने ऑपरेटिंग निकाला, ऑपरेटिंग आंसर माइनस में आ गया, तो हम लोग क्या लिखा, कैश यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सिमिलरली हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी निकालेंगे, एक ही डब्बे के अंदर, एक ही बॉक्स के अंदर, एक ही फॉर्मेट के अंदर। यही तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जब बनाएंगे, जब भी फाइंड आउट करेंगे, तो उससे रिलेटेड जो वर्किंग नोट्स हैं वो भी हम शो करेंगे। सो इसमें जो वर्किंग नोट है वो बहुत ही सिंपल सा वर्किंग नोट है, क्योंकि इसका जो रिलेशन होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का जो वर्किंग नोट होता है वो रिलेट करता है आपके नॉन करेंट एसेट्स एंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो इस क्वेश्चन में नॉन करेंट एसेट्स इज गिवन, फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल एसेट्स। सो पहले फिक्स्ड एसेट्स कितनी थी, 9 लाख, अब कितनी होगी, 12 लाख, और उस पर डेप्रीशिएशन भी चार्ज है। तो हम ये कह सकते हैं कि 9 लाख था आपका शुरू में, बिगनिंग में कितने का था आपका, 9 लाख का। ठीक है, उस पर आपने कितना डेप्रीशिएशन लगा दिया, 12 लाख नहीं, सो फॉर दैट आप चाहे तो बिना अकाउंट या अकाउंट बना के दे दीजिए, वो आपके लिए इजी पड़ेगा। अगर हम फिक्स एसेट्स का अकाउंट बना रहे हैं फॉर द सॉल्विंग कि फिक्स एसेट्स खरीदा गया है कि बेचा गया है ड्यूरिंग द ईयर, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस निकाल लें फिक्स एसेट्स का। ओपनिंग बैलेंस कितना है फिक्स एसेट्स का, इज 9 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस विल बी 12 लाख। और ड्यूरिंग द ईयर आपका डेप्रीशिएशन चार्ज हुआ है ऑन फिक्स एसेट अकॉर्डिंग टू द एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 2 इज 1,20,000। सो यू कैन सी दैट इधर का टोटल आ रहा है 13,20,000, इधर भी कितना टोटल आना चाहिए, 13,20,000। सो डिफरेंस जो है वो क्या जाएगा, 4,20,000। इसको हम लोग बोलेंगे टू बैंक, यानी इतने का आपने फिक्स एसेट्स परचेज किया, इसको आप लिखेंगे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सेल नहीं हुआ है फिक्स एसेट्स, सिर्फ परचेज हुआ है, वो भी कितना, 4,20,000। परचेज मतलब पैसा जाता है, सो इट विल बी नोन एज इन माइनस बैलेंस। और कोई भी आपका फिक्स एसेट्स का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं। ओके, यही आपका आंसर हो गया। इसको भी हम लोग बोलेंगे कैश यूज्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये ए हो गया, ये किसका टोटल हो गया, बी। उसके बाद हम लोग सी पार्ट मतलब थर्ड पार्ट फाइंड आउट करेंगे, जिसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकाल दें। फाइनेंशियल एक्टिविटी का रिलेशन बेसिकली किससे होता है, इसका रिलेशन होता है बेसिकली इशू ऑफ शेयर डिवेंचर से। सो यू कैन सी दैट शेयर कैपिटल,
पहले शेयर कैपिटल कितने का था 8 लाख का, नाउ इट विल बी 12 लाख. सो इट इज कॉल्ड इशू ऑफ शेयर कैपिटल. इशू ऑफ शेयर कैपिटल 8 लाख 12 लाख हो गया. सो ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना इशू कर दिया 4 लाख. नाउ आपने लॉन्ग टर्म बोरिंग देखो पहले कितना का था 4 लाख, पहले था 3,50,000 का. नाउ ड्यूरिंग द ईयर आपका कितना हो गया लॉन्ग टर्म बोरिंग इज 4,40,000, 90,000 का इंक्रीजमेंट हो गया. सो इशू ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग, क्योंकि आपको पता नहीं कि लॉन्ग टर्म बोरिंग किससे हुआ है, डिवेंचर से हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर से या लोन से हुआ है. सो आप ये मान के चलेंगे कि आपने लॉन्ग टर्म बोरिंग इशू किया, मतलब आपने लोन लिया है 90,000 और दोनों ही आपके लिए प्लस बैलेंस होंगे क्योंकि दोनों से ही बिजनेस में पैसा आता है. नाउ नेक्स्ट विल बी अ इंटरेस्ट पेड. क्वेश्चन में इंटरेस्ट पेड भी दिया है. इंटरेस्ट पेड इज अ पार्ट ऑफ द आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. इंटरेस्ट कितना पे किया है आपने? इंटरेस्ट पे किया है आपने 36,000. ये आपका माइनस हो जाएगा. नाउ ये जो आंसर आएगा ये आपका सी का आंसर आएगा. प्लस में आएगा तो कैश फ्लो, माइनस में आएगा तो कैश यूज. मुझे लगता है ये प्लस में आंसर आना चाहिए. इसका टोटल आएगा 4,90,000 माइनस 36,000 4,54,000 प्लस. स्पेस यू कैन सी दैट स्पेस काफ़ी भर गया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे ये डेट वाला काटते हैं, बाद में इसको यूज किया जाएगा. अब कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो तीनों एक्टिविटी था वो हमने बना लिया. हमने ऑपरेटिंग का आंसर निकाल लिया, इन्वेस्टिंग का निकाल लिया, फाइनेंसिंग का निकाल. अब हमें क्या करना होता है, इसी में आगे कंटिन्यू करना पड़ता है, बट हमारे पास जगह नहीं है ड्यू टू द लैक ऑफ द स्पेस. आप ये सोचिए कि हमारा ये नेक्स्ट पेज है. हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे और तीनों का अगर ऐड प्लस में आता है तो लिखेंगे नेट इंक्रीज, माइनस में आएगा तो लिखेंगे नेट डिक्रीज. तो तीनों का जो टोटल है वो माइनस में आ रहा है. मैंने कैलकुलेशन करके देखा है तो तीनों का टोटल क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है. तो लिखेंगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. तीनों का टोटल क्या आ रहा है, माइनस में. ए प्लस बी प्लस सी माइनस 64,000 माइनस 4,20,000 ऐड कर लो. 4,84,000 आ रहा है एंड दिस इज 4,54,000. तो माइनस में आ रहा है 30,000. माइनस में आ रहा है 30,000. और इस 30,000 को हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगनिंग. बिगनिंग में हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बिगनिंग में हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था 3,70,000. सो यू कैन सी दैट 3,70,000 इज द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगनिंग. उसमें से 30,000 माइनस हो गया. सो कितना आंसर आ गया 3,40,000. देखो ये क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है उसमें ही, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट इंड. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट इंड कितना दिया हुआ है 3,40,000 और यहाँ पे देखो 3,40,000 आ रहा है. इसका मतलब आपने जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया है इट इज़ अ फुल्ली करेक्टेड और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. सो प्लीज नोट डाउन इसमें क्या नया चीज़ सीखने को मिल रहा है. इसमें नई चीज़ ये है कि पहले आपने ऑपरेटिंग निकाला, फाइनेंसिंग निकाला, इन्वेस्टिंग निकाला. ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, फिर तीनों को ऐड किया. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्रिएट हुआ नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को एड बिगनिंग को ऐड किया, मतलब उसमें ऐड किया. अगर प्लस में तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस में हो जाएगा. एंड नाउ फाइनल आंसर विल बी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड. और से आप क्वेश्चन से मैच करा के चेक भी कर सकते हो कि आपका जो कैलकुलेशन है वो सही है कि नहीं सही है. और मैंने इसीलिए बोला था कि जब हम लोग करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी का यहाँ एडजस्टमेंट करते हैं तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्यों इग्नोर करते हैं. उसे इग्नोर करने का कारण यही है बिकॉज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हम लोग आखिरी में क्वेश्चन सॉल्व करने के एकदम आखिरी में कंसिडर किया जाता है और बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट को हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कंसिडर करते हैं. इसे हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कंसिडर नहीं करते. तो क्वेश्चंस भी क्रिएट हैं, किए गए हैं, उसके सॉल्यूशंस भी आपको मिल गए कि आखिर हम ये क्यों नहीं करते हैं. नहीं करते हैं तो पता है, लेकिन क्यों नहीं करते हैं इसका भी जवाब आपको आराम से मिल गया. सो प्लीज नोट डाउन
the solution of the question number 31 in your copy properly, and thereafter we will move to the next type of the question. Let's move to the next type of the question. It's question number 36. The next type of the question is question number 36. So please see it very carefully. Question number 36 is: from the following balance sheet of Vivek Limited, prepare cash flow statement, equity and liability, shareholder fund, share capital, reserve and surplus, current liability, trade payables, short term provision, fixed assets, tangible, intangible, current assets, inventory, trade receivable, cash and cash equivalent, share capital, equity, preference, short term provision will be a provision for tax, tangible assets, building and plant, and additional information are given as follows: depreciation charge on plant was 30,000 and on building rupees 50,000, and income tax paid during the year amounted to 25,000. So in this question, firstly we find out and prepare the cash flow statement. So question number 36. In the question number 36, firstly we prepare the cash flow statement, you know very well. But you know very well, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. सो पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारा नेट प्रॉफिट क्या है बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्या है. सो उसके लिए इन दिस क्वेश्चन यू नो वेरी वेल, सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. सो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर विल बी अ करेंट ईयर प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर प्रॉफिट. बट क्वेश्चन में प्रॉफिट सेपरेटली नहीं गिवन है, तो रिजर्व एंड सरप्लस का जो डिफरेंस है करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर इज 50,000, करंट ईयर इज 1,52,000 इज 1,02,000. और इसमें हम लोग क्या करते हैं? यू नो वेरी वेल, इंटरिम डिविडेंड पेड, हाँ ये सारी एडजस्टमेंट्स करते हैं. बट इस क्वेश्चंस में यू कैन सी दैट ना तो डिविडेंड के बारे में कुछ है, ना इंटरिम डिविडेंड है, ना प्रपोज डिविडेंड है, ना ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व के बारे में कोई इंफॉर्मेशन अलग से दी हुई है. हाँ, इस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में गिवन है. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? आपको पता है इसमें हम लोग क्या करते हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, जितना मेड करते हैं उससे हम लोग इसमें क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं. सो ये हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. सो फॉर दिस पर्पस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए हमें बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट. सो सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स का. प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है क्वेश्चन में? प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस इज 27,000. क्लोजिंग बैलेंस विल बी 35,000. and additional information says that, additional information ये कह रहा है कि इनकम टैक्स ड्यूरिंग द ईयर हमने पेड कितना किया है? हमने पेड किया है टू बैंक, मतलब हमने पेड कितना कर दिया है? प्रोविजन फॉर टैक्स वी हैव टू पेड इज 25,000. सो इट विल बी 60,000, इधर भी 60,000 आना चाहिए, एंड द डिफरेंस इज 33,000 विल बी नोन एज एन इनकम टैक्स प्रोविजन मेड. सो ये मेड जो है वो यहाँ ऐड हो जाएगा. सो 1,02,000 इज अ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. इसमें हम लोग क्या करेंगे? 33,000 रुपीज ऐड कर देंगे. इट विल बी 1,35,000. सो दिस इज अ computation of net profit before tax and extraordinary item of the question number 36. Please note down. Okay.
So I hope today we cleared all the topics, all the information very easily. आज के इतना ही. Thank you. Take care. Goodbye.